हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संसिद्धि सिविल सर्विसेज में ना। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे 1909 के अधिनियम के बारे में, 1919 के अधिनियम के बारे में और 1935 के अधिनियम के बारे में। तो बिना विलंब किए हम लोग मुद्दे पे आते हैं और शुरुआत करते हैं 1909 के अधिनियम के बारे में। इस एक्ट के बारे में बताने से पहले इसका रेलिवेंस बता दे रहे हैं हम आपको कि आप चाहे जो एग्जाम दीजिए, चाहे आप बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिए, चाहे दरोगा का एग्जाम दीजिए, कोई सा भी एग्जाम दीजिए, बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, टीचर का एग्जाम दीजिए, संवैधानिक विकास जो है, एक तो ये इतिहास का भी हिस्सा हो जाता है, दूसरा राजनीति विज्ञान या इंडियन पॉलिटी का भी हिस्सा हो जाता है। साथ ही इसे सवाल रहता ही रहता है। तो और खास करके 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिना ज्यादा विलंब किए हुए शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले थोड़ा पृष्ठभूमि बता दें कि आखिर वैसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को संवैधानिक सुधार करने हेतु विवश होना पड़ा था, है ना। तो दोस्त, अगर आप लोग ध्यान कीजिए 1909 का समय, तो उससे कुछ समय पहले ही बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। इससे बंगाल के जनता में व्यापक जन असंतोष उत्पन्न हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1906 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसके द्वारा भी पहली बार स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। कांग्रेस के अंदर भी उग्रवाद या जो उग्रवादी पंथ लोग हैं, ये लोग डोमिनेंट हो रहे थे, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार एक तरफ तो जन असंतोष को थोड़ा कम करने का प्रयास कर रही थी, तथा दूसरी तरफ जो नरमपंथी लोग था उसको काउंटर बैलेंस, मतलब उसको प्रसन्न करने का भी प्रयास कर रही थी। और इसी के कंटेक्स्ट में जो है वो 1909 का अधिनियम लेके आया गया। इसके अलावा जो भारत सचिव मार्ले थे, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक ना। उदारवादी थे, लिबरल थे, इसलिए कुछ संवैधानिक सुधार के पक्षधर थे वो। तो जो 1909 का एक्ट रहा, उसमें अगर मुख्य बात किया जाए, मुख्य प्रावधान का बात किया जाए, तो मुख्य प्रावधान को हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। इससे पहला पॉइंट है कि जो 1909 का अधिनियम है ना, उसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, है ना। मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे और मिंटो जो थे वो यहाँ के गवर्नर जनरल थे, या वायसराय भी बोल सकते हैं उनको, ठीक है। तो इस सुधार को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ठीक। 1909 के अधिनियम में पहला सुधार यह किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या बढ़ा करके कितना कर दिया गया, तो 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया गया। और प्रांत में ये वेरी कर रहा था, हर एक प्रांत में अलग अलग था। जो केंद्रीय विधान परिषद था उसमें सदस्य, जो उसके सदस्य थे, उनकी 4 श्रेणियां थी। पहला, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ये पदन सदस्य हुआ करते थे, मतलब जो गवर्नर जनरल रहेगा वो सदस्य रहेगा उसका। दूसरा, सरकारी सदस्य। तीसरा, गैर सरकारी सदस्य। और चौथा, निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य जो थे वो विभिन्न श्रेणियों से आते थे, व्यापार मंडल, मुस्लिम वर्ग, यूनिवर्सिटी, स्थानीय निकाय, व्यापार समूह वगैरह से सदस्यों का निर्वाचन हुआ करता था। इस एक्ट का सबसे विवादास्पद जो पहलू रहा था ना, वो था पृथक निर्वाचक मंडल का व्यवस्था करना। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है कि पृथक निर्वाचक मंडल या सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई थी। तो ये 1909 के अधिनियम में किया गया था। सबसे विवादास्पद प्रावधान था 1909 के अधिनियम का। इसमें क्या था कि जो निर्वाचित सदस्य के लिए निर्वाचन का पद्धति बनाया गया था, उसमें यही था कि जो मुस्लिम मेंबर थे उनको मुस्लिम ही चूज करते थे, साधारण वाले मेंबर को साधारण ही चूज कर सकते थे। ये कुछ इसका विवादास्पद पहलू था, ठीक ना, 1909 के अधिनियम का। जो सदस्य थे ना विधान परिषद के, उनको पूरक प्रश्न पूछने का अनुमति दिया गया, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि वो पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बट उसका जवाब देना है कि नहीं देना है ये सरकार पर डिपेंड करता था। गवर्नर जनरल इन काउंसिल में एक भारतीय सदस्य को भी जोड़ा गया। याद होगा आप लोग को, या अक्सर एग्जाम में पूछता है ये, कि पहले व्यक्ति जो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में शामिल हुए तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। तो ये कुछ इसका इंपॉर्टेंट प्रावधान था 1909 के अधिनियम का। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या कुछ कमी रहा, है ना। सदस्य संख्या तो बढ़ा दिया, ये लोग 16 से 60 कर दिया, प्रांत में बढ़ा दिया गया, लेकिन
अधिकार न के बराबर था, कि प्रश्न तो पूछ सकता था लेकिन जवाब देने के लिए बाध्य नहीं था। ठीक है। तीसरा कमी यह था कि गवर्नर जनरल को अभी वीटो का पावर कंटिन्यू था। तो कुल मिलाकर के इसको निरंकुश सुधार या निरंकुश परोपकारी निरंकुशता भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये था 1909 का अधिनियम। अब हम लोग बात करते हैं 1919 के अधिनियम के बारे में। 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है। तो इस एक्ट को बताने के पहले उस समय का जो परिस्थिति था उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, है ना। ब्रिटिश शासन से भारतीय जनता तो त्रस्त थी ही थी, असंतुष्ट तो थी। तो भारतीय जनता को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए एक लेके आया गया। दूसरा बात कि जो राष्ट्रीय नेता लोग थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसका जो प्रमुख मांग था स्वराज, उसको अभी तक सही तरीके से नहीं माना गया था। तीसरा बात ये जो था कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल से भी जो भारतीय जनमानस था वो असंतुष्ट था। तो उसको भी थोड़ा सा असंतुष्टि को दूर करने के लिए इस एक्ट को लेके आया गया। तीसरा बात कि सरकार जो था वो उग्रपंथी लोग के विरुद्ध दमनकारी नीति अपना रही थी। ऐसे में सरकार के सामने यह भी एक चुनौती था कि कैसे जो नरमपंथी हैं उनको संतुष्ट रखा जाए, उनको शांत रखा जाए। ठीक है। इसके अलावा उसी समय आप लोग देख रहे होंगे 1919 में होम रूल आंदोलन भी चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार से भी कुछ कई तरह की चुनौतियां जनता के सामने उपस्थित थी। तो इन्हीं सब परिप्रेक्ष्य में जो है वो 1919 का अधिनियम लेके आया गया। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें पॉइंट के बारे में। तो पॉइंट इसमें यही है कि इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। दूसरा कि पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को लाया गया या व्यवस्थापिका को लाया गया। कई सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था, लेकिन जो निर्वाचन के लिए वोट देने का जो क्राइटेरिया था ना, है ना, इसका आधार आर्थिक था। ठीक है। आर्थिक था का मतलब कि वोट देने वाले व्यक्ति जो थे वे काफी अमीर होने चाहिए थे। जैसे कि जिनका वार्षिक इनकम 10,000 रुपए, सोचिए उस जमाने में जिसका वार्षिक इनकम 10,000 रुपए हो वही वोट देने के लिए एलिजिबल थे। या जो प्रत्येक साल जो है 750 रुपया भू राजस्व देते हो वही केवल वोट दे सकते थे। सोचिए कितना मतलब ये बड़ा क्राइटेरिया था। ये इतना बड़ा क्राइटेरिया था कि उस समय मतलब जब करोड़ों का आबादी था भारत में, तब मात्र 17,364 लोग ही ऐसे थे जो वोटिंग में अधिक हिस्सा ले सकते थे, है ना। क्योंकि ऐसा अगर क्राइटेरिया रहेगा तो कहां से इंसान वोट कर पाएगा। चलिए आते हैं 1919 के एक्ट के दूसरे प्रावधानों के बारे में, है ना। तो इसका एक प्रावधान ये रहा कि इसी एक्ट में बोला गया कि 10 साल के बाद, अगले 10 साल के बाद सरकार एक आयोग का गठन करेगी, एक कमीशन का गठन करेगी जो इस बात का जांच करेगा कि जो संवैधानिक सुधार हम लोग कर रहे हैं वो अपने आप में सफिशिएंट है या इसमें कुछ कमी और सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक ना। तो याद होगा आप लोग को कि इसी सुझाव के आधार पर साइमन कमीशन का गठन किया गया था कालांतर में। ठीक है। अच्छा, 1919 के अधिनियम में एक और बात यह था कि इसी एक्ट के आधार पर, है ना, इसी एक्ट के आधार पर जो है वो पहली बार क्या किया गया था, हाँ, इसी एक्ट के आधार पर पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन का भी बात किया गया था इसमें। ठीक है। अच्छा, इस एक्ट का सबसे विवादित पहलू क्या है? 1919 के अधिनियम का सबसे विवादित पहलू क्या है? तो 1919 के अधिनियम का सबसे विवादित पहलू है प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना। प्रांत में द्वैध शासन का मतलब क्या है कि देखिए, एक तो है जनप्रतिनिधि जो जनता से चुन करके आते हैं। हम जनता से वोट मांगेंगे, जनता हमसे सवाल करेगी, है ना। भाई आपसे हम वोट मांगेंगे तो आपको जाहिर सी बात है ना कि आपको कुछ ना कुछ तो हम आपके हक हिस्सा का बात करेंगे कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम आपका सड़क बनवा देंगे, हम चापाकल लगवा देंगे, हम लाइट ठीक कर देंगे, हम विद्यालय बना देंगे, है ना, हम सड़क अच्छा बनवा देंगे, हम अस्पताल बनवा देंगे। यही सब जो जन सरोकार का मुद्दा होता है, नेता लोग यही तो करता है ना सब, कि जो जन सरोकार का मुद्दा हो उसको उठाता है। ठीक है। तो जो प्रांत में जो शासन अपनाया गया, है ना, उसमें क्या किया गया कि वहां के शासन व्यवस्था को
या शासन के विषय को दो भाग में बांट दिया गया। ठीक है, एक तो था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय, है ना। तो जो मेन चीज था, है ना, जैसे वित्त हो गया, सिंचाई हो गया, है ना, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ये सब गवर्नर जनरल जो है, सॉरी जो गवर्नर था वो अपने हाथ में रखा। और जो नॉन इंपॉर्टेंट टाइप का जो विषय था, है ना, जैसे जल आपूर्ति हो गया, स्वच्छता हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब दे दिया गया भारतीय जनता को। तो मान लेते हैं कि आप जल मंत्री हैं, मतलब आप जो है वो जलापूर्ति मंत्री हैं, या जो भी आप कोई भी चीज करना चाह रहे हैं, तो वित्त मंत्रालय तो अंग्रेज लोग के पास है, वो पैसा देगा ही नहीं आपको, तो आप तो काम कर नहीं पाएंगे, तो आप तो बदनाम हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह काम किया गया था कि इसी को द्वैत शासन ही बोला जाता है। ठीक है, जब शासन व्यवस्था मतलब लोकतांत्रिक या उत्तरदायी न होकर के दो हाथों में अलग अलग बटा हुआ। तो तब तो अंग्रेज जो था वो मेन विषय पर अपना कब्जा बना के बैठा हुआ था। इसके अलावा जो भारतीय सदस्य थे, इनको कहने को तो जनता से चुनवा लिया जा रहा था, लेकिन सारा का सारा नॉन इंपॉर्टेंट विषय उनको पकड़ा दिया जा रहा था। ठीक है, तो ये 1919 के अधिनियम का कुछ प्रावधान है। अब हम लोग देखते हैं 1935 का अधिनियम ना। तो पता ही होगा 1935 के अधिनियम के बारे में। देखिए, ये जो अधिनियम पारित हुआ ना 1935 का अधिनियम, इसके पहले काफी माथापच्ची किया गया था। याद होगा साइमन कमीशन आया था इंडिया में, काफी नारा लगा था साइमन गो बैक गो बैक। ठीक है, एक तो ये हुआ था। इसके अलावा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था संवैधानिक सुधार को लेकर के ही। ठीक है, इसके अलावा एक संयुक्त चयन समिति का भी गठन हुआ था। तो ये सब का जो सुझाव रहा ना, उसी के आधार पर 1935 का अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, तो अब इसमें जो मेन पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना। देखिए, पहला पॉइंट इसमें यही है कि ये व्हाइट पेपर पर बेस्ड था, है ना, मतलब कई समिति और सुझाव के आधार पर यह आधारित था। दूसरा पॉइंट इसमें कि जो 1935 का अधिनियम था, है ना, उसमें अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात की गई थी कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा जिसमें ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र और देसी रियासत भी शामिल होंगे। लेकिन यहां खेल ये हुआ कि देसी रियासत को ना संघ में शामिल होने, देसी रियासत का संघ में शामिल होना ये उनके स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया। तो हुआ क्या कि जो बहुसंख्य रियासत था वो भारतीय संघ में शामिल होने का इच्छा ही नहीं प्रकट किया। तो इससे क्या होगा, अखिल भारतीय संघ का निर्माण हो ही नहीं सका। ये इस एक्ट का सबसे फेमस पॉइंट में से एक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जो विषय था शासन का, उसको 3 भाग में बांट दिया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आज भी तो ऐसे ही बटा हुआ है ना। संघ सूची में कितना विषय है, 100 विषय है, और समवर्ती में 52, और इधर हो गया होगा 61 राज्य सूची में। तो उसी तरह से केंद्र और राज्य के बीच में जो है वो शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो अवशिष्ट शक्ति था वो गवर्नर जनरल के हाथ में रहने दिया गया। ये इसमें दूसरा पॉइंट था। ठीक है, अच्छा, एक और पॉइंट ये था कि इस एक्ट के द्वारा कुछ प्रांत में, 11 में से 6 प्रांत में जो है ना, वो द्विसदनीय विधानमंडल का व्यवस्था किया गया। उसमें से एक बिहार भी था। ठीक है, बिहार में भी द्विसदनीय व्यवस्था का द्विसदनीय व्यवस्थापिका का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। हाँ, इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो प्रांत में द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, है ना, समाप्त कर दिया गया। उत्तरदायी सरकार का स्थापना किया गया, है ना। आप लोग अभी इतिहास में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1937 में चुनाव होगा तो कई जगह सरकार का गठन होगा। बिहार में भी श्री कृष्ण सिंह जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, है ना। चलिए, फिर अगला पॉइंट इसमें यह रहा कि प्रांत से तो द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, लेकिन ये द्वैध शासन जो है ना वो केंद्र में इसको लागू कर दिया गया। केंद्र में लागू कर दिया का मतलब कि केंद्र में जो, केंद्र के लिए जो आरक्षित विषय था, मतलब केंद्र के लिए जो आवंटित विषय था, उसको भी 2 भाग में बांट दिया गया, एक आरक्षित और दूसरा ट्रांसफरेबल। ठीक ना, एक रिजर्व और दूसरा ट्रांसफरेबल।
जो आरक्षित विषय था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था, उस पर वायसराय का नियंत्रण था, और जो ट्रांसफरेबल था उस पर जनप्रतिनिधियों का नियंत्रण था। तो जाहिर सी बात है कि अगर इंपॉर्टेंट चीज आपके पास नहीं रहेगा तो आप कर क्या पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह का खेल होता था। अगला पॉइंट, और वही बात है कि इसमें भी सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार ही किया गया, कमी तो किया नहीं गया ना। खैर, इस एक्ट में कुछ और भी महत्वपूर्ण बात है, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, जैसे कि पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल का व्यवस्था किया गया, निर्वाचन मंडल का व्यवस्था किया गया। दूसरा पॉइंट, इसी एक्ट में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान था। ये सब में नहीं मिलेगा, यहाँ पे हम अपने तरफ से बोल रहे हैं। संघीय न्यायालय का भी प्रावधान किया गया, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई का भी स्थापना का प्रावधान किया गया, ठीक है। ठीक, ये कुछ इसमें महत्वपूर्ण बात था जो 1935 के अधिनियम में हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, 1935 के अधिनियम को लेकर के ना कुछ वक्तव्य भी है जो आप लोग को जानना चाहिए, एग्जाम में अक्सर पूछता है। जैसे पूछता है कि ये किसका स्टेटमेंट है कि जो 1935 का अधिनियम है वो गुलामी का एगो नया चार्टर है। कौन बोला था बताइए? हाँ, ये बोले थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का ही एक और स्टेटमेंट है 1935 के अधिनियम को लेकर के कि 1935 का अधिनियम जो है ना, ऐसा गाड़ी है ना जिसमें ब्रेक तो बहुत सारा है लेकिन इंजन ही नहीं है। तो ये कुछ इसके बारे में कहा गया था। तो हम लोग अभी देखें 1773 से लेकर के 1935 तक संवैधानिक सुधार ना। अब हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में ही आगे बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे संविधान के बारे में, संविधान की आवश्यकता क्यों है, और संविधान से रिलेटेड बाकी सब चीज के बारे में। तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। फिर से